हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं लेसन नंबर 9 जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, जंतुओं में जनन। ठीक है। अब सबसे पहले तो आपको रिप्रोडक्शन का मतलब पता होना चाहिए। व्हाट इज रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन मतलब अपने जैसी संतान उत्पन्न करना। ठीक है। जैसे हर इंडिविजुअल जो है वो रिप्रोडक्शन करता है और नई पीढ़ी पीढ़ी दर पीढ़ी आगे पैदा होती है, तो उसको हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। डू यू रिकॉल द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, सर्कुलेशन एंड रेस्पिरेशन विच यू हैव स्टडीड इन योर प्रीवियस क्लासेस? These processes are essential for the survival of every individual. You have also learned about the process of reproduction in plants. हमारी बॉडी में बहुत से प्रोसेसेस होते हैं जो जीवित रहने के लिए ज़रूरी हैं, जैसे डाइजेशन है। ठीक है। फूड डाइजेस्ट होता है, सर्कुलेशन है, रेस्पिरेशन है। तो ये सब चीज़ें तो हमारे जीवन के लिए ज़रूरी हैं, तभी हम जिंदा रह सकते हैं। उसी तरह आपने प्लांट्स में रिप्रोडक्शन के बारे में भी पढ़ा है। तो एनिमल्स में भी रिप्रोडक्शन होती है, मतलब न्यू जनरेशन प्रोड्यूस होती है। लेकिन जैसे हम खाना, पानी, हवा के बिना जीवित नहीं रह सकते, इसलिए ये तो ज़रूरी है। रिप्रोडक्शन के बिना तो हम जीवित रह सकते हैं, फिर रिप्रोडक्शन इतनी ज़रूरी क्यों है? तो रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल फॉर कंटिन्यूएशन ऑफ अ स्पीसीज, मतलब किसी भी प्रजाति की, जैसे ह्यूमन है, ठीक है, डॉग है, कैट है, किसी भी स्पीसीज, स्पीसीज मतलब प्रजाति की कंटिन्यूएशन के लिए, उसकी निरंतरता को बनाए रखने के लिए, ताकि वो धरती पर बनी रहे वो प्रजाति और कभी ख़त्म ना हो, उसके लिए रिप्रोडक्शन जरूरी है। अब सोचो क्या होता अगर रिप्रोडक्शन ही नहीं होती, ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं करते, नई संतान उत्पन्न नहीं करते, नए ऑफस्प्रिंग उत्पन्न नहीं करते, तो क्या होता? धीरे 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 वो प्रजाति धरती से खत्म ही हो जाती है ना। अब ह्यूमन बीइंग्स ही रिप्रोडक्शन करना छोड़ दे, तो जो ह्यूमंस इस वक्त हैं धरती पर, एक दिन वो खत्म हो जाएंगे, अगली जनरेशन बनेगी नहीं, तो उस प्रजाति का तो नाम ही मिट जाएगा। तो इसलिए रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल। एसेंशियल मतलब जरूरी है, किस लिए? फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ अ स्पीसीज, एक प्रजाति को निरंतर बनाए रखने के लिए। ठीक है। सो यहाँ भी बताया हुआ है, क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि वाई रिप्रोडक्शन इज सो इम्पॉर्टेंट। सो रिप्रोडक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट एज इट एंश्योर्स द कंटिन्यूएशन ऑफ सिमिलर काइंड्स ऑफ इंडिविजुअल्स जनरेशन आफ्टर जनरेशन। एक ही टाइप के इंडिविजुअल, एक ही टाइप के जीव, पीढ़ी दर पीढ़ी उनकी निरंतरता बनी रहे, जनरेशन आफ्टर जनरेशन, उसके लिए रिप्रोडक्शन जरूरी है। तो इस लेसन में हम इसी रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। 7th क्लास में हमने पढ़ा था रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, प्लांट्स कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं। उसी तरह एनिमल्स में भी हम अब पढ़ेंगे, स्पेशली इन ह्यूमन बीइंग्स। तो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, जैसे प्लांट्स में हमने पढ़ा था कि 2 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन आर देयर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब थोड़ा सा अगर आप रिकॉल करो तो हमने पढ़ा था 7th क्लास में कि बीजों से, सीड से जब नया पौधा बनता है, दैट इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और उसमें मेल और फीमेल पार्ट पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे फ्लावर में मेल पार्ट होता है, एक फीमेल पार्ट होता है। ठीक है, दोनों पार्टिसिपेट करते हैं, तब बीज बनता है, और उस बीज से जब नया पौधा बनता है तो उसको कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बिना बीजों के नया पौधा बनता है, इसमें मेल फीमेल पार्ट नहीं होते, कोई एक पेरेंट ही इन्वॉल्व होता है, उसी से नया पौधा तैयार हो जाता है। जैसे गुलाब की कलम काट दें तो कलम से नया पौधा तैयार हो गया, कोई मेल फीमेल की ज़रूरत नहीं पड़ी, किसी बीज की ज़रूरत नहीं पड़ी। ठीक है। लेकिन ह्यूमन बीइंग्स में तो बीजों की तो बात ही नहीं है। तो फिर सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या डिफरेंस है एनिमल्स में?
ठीक है। ह्यूमन में तो सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होगी, फिर हम पढ़ेंगे एसेक्सुअल किन जीवों में एसेक्सुअल होती है। तो सबसे पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे जो हमारे अंदर होती है, ह्यूमन बीइंग्स में होती है। तो प्लांट्स में तो हमने पढ़ा था कि मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं, अगर आपको याद हो तो मेल पार्ट को हम कहते हैं स्टेमन और फीमेल पार्ट को हम कहते हैं पिस्टिल, है ना। तो एनिमल्स में भी मेल्स एंड फीमेल हैव डिफरेंट रिप्रोडक्टिव पार्ट्स और ऑर्गन्स लाइक प्लांट्स. The reproductive part in animals also produce gametes that fuse to form a zygote. Animals में भी plants की तरह क्या होता है, मेल गैमीट बनता है और फीमेल गैमीट बनता है। ये दोनों गैमीट आपस में फ्यूज करते हैं, ज्वाइन करते हैं और मेल और फीमेल गैमीट आपस में मिलकर बनाते हैं जाइगोट. इट इज द जाइगोट. जाइगोट को हिंदी में कहते हैं युग्मनज, युग्मनज, और मेल और फीमेल गैमीट को कहते हैं नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिलकर युग्मनज बनाते हैं। फिर यही जाइगोट धीरे धीरे डेवलप होता है न्यू इंडिविजुअल में नए बच्चे में, तो बच्चा फिर जाइगोट से बनना शुरू हो जाता है। सो अंडरलाइन, this type of reproduction beginning from the fusion of male and female gamete is called sexual reproduction. यहाँ पे क्वेश्चन बनता है what is sexual reproduction. हिंदी में sexual reproduction को कहते हैं लैंगिक जनन। हिंदी मीडियम वाले बच्चे ध्यान से सुनेंगे, लैंगिक जनन कब होता है, जब नर युग्मक और मादा युग्मक, ये लिखा है यहाँ पे लैंगिक जनन क्या होता है, जब नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिलकर युग्मनज बनाते हैं, तो इस टाइप के जनन को लैंगिक जनन कहते हैं। मेल एंड फीमेल गैमीट फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म जाइगोट, दैट इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अब ह्यूमन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है? ह्यूमन में यानी कि आदमी में मेल और फीमेल दोनों पार्टिसिपेट करते हैं रिप्रोडक्शन में, ठीक है। मेल यानी कि नर, तो सबसे पहले नर के जनन अंग, मेल में कौन कौन से अंग हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मीन्स जनन अंग, ऐसे कौन कौन से अंग हैं जो रिप्रोडक्शन में पार्ट लेते हैं और रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इंक्लूड, अंडरलाइन करो, अ पेयर ऑफ टेस्टिस, एक पेयर इनमें टेस्टिस का होता है, 2 स्पर्म डक्ट्स होती हैं और एक पेनिस होता है, ठीक है। 3 रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं रिप्रोडक्शन में, टेस्टिस, स्पर्म डक्ट और पेनिस। द टेस्टिस प्रोड्यूस द मेल गैमीट्स कॉल्ड स्पर्म्स। ये दिया है डायग्राम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, तो ये है टेस्टिस, टेस्टिस, और इनको हिंदी में कहते हैं वृषण, ठीक है। तो ये टेस्टिस बॉडी के बाहर होती हैं, मेल में ही होता है ये, सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ये, केवल मेल में पाए जाते हैं। अब टेस्टिस बॉडी के बाहर होती हैं, ठीक है, नीचे, और टेस्टिस का काम क्या है, टेस्टिस से निकलते हैं मेल गैमीट, नर युग्मक, वृषण से निकलते हैं नर युग्मक, और उन मेल गैमीट्स को क्या बोलते हैं, स्पर्म्स, और हिंदी में बोलते हैं शुक्राणु, शुक्राणु, ठीक है। तो टेस्टिस का काम क्या है, इट प्रोड्यूस मेल गैमीट्स या इट प्रोड्यूस स्पर्म्स, ठीक है, ये शुक्राणु उत्पन्न करता है जो फिर रिप्रोडक्शन का मेन पार्ट है, रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होंगे ये। मिलियंस ऑफ स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द टेस्टिस, टेस्टिस के द्वारा मिलियंस स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। तो स्पर्म जो होता है, जो यहाँ से निकलते हैं टेस्टिस से, वो कैसा दिखता है, उसकी स्ट्रक्चर ये दी है आपकी बुक में, ठीक है। ये स्पर्म है, एक हेड होता है, ठीक है, ये मिडल पीस और एक टेल होती है जिससे फिर ये आगे मूव कर सकता है। Those sperms are very small in size, each has a head, a middle piece and a tail.
Does it appears to be single cell? Yes, sperms is a single cell. ये केवल एक सेल होती है, ठीक है। तो ये था आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे पहले आती हैं टेस्टिस। टेस्टिस से निकलते हैं स्पर्म्स। वो स्पर्म्स इस स्पर्म्स डक्ट से होते हुए, स्पर्म डक्ट से होते हुए पहुंच जाते हैं यहाँ पेनिस में। पेनिस वही है जिसके थ्रू यूरिन पैसेज बाहर आता है, यूरिन बाहर आता है जिसके थ्रू, उसको पेनिस कहते हैं। मेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट है ये। तो पेनिस के ही थ्रू यूरिन भी बाहर पास होता है, मूत्र भी निकलता है, और साथ ही स्पर्म्स भी बाहर आते हैं, यानी कि शुक्राणु भी बाहर आते हैं। सो इट इज कॉमन पैसेज फॉर यूरिन एज वेल एज स्पर्म्स। नेक्स्ट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, यानी कि फीमेल में, मादा में कौन कौन से जनन अंग होते हैं। द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर अ पेयर ऑफ ओवरीज। अच्छा, मेल में एक बात बताना भूल गई, टेस्टिस बॉडी के बाहर होती हैं, पेनिस भी बॉडी के बाहर होता है, केवल जो आपकी स्पर्म डक्ट हैं वो बॉडी के अंदर होती हैं। लेकिन जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो सारे के सारे बॉडी के अंदर ही होते हैं फीमेल में। और जो मेन ऑर्गन है वो है ओवरीज। एक पेयर होता है ओवरीज का, जैसे यहाँ पे 2 टेस्टिस थी वैसे ही यहाँ पर 2 ओवरीज होती हैं, ठीक है। ओवरी फर्स्ट पार्ट, उसके बाद एक आपको ट्यूब्स दिख रही होंगी दोनों साइड से, इनको बोलते हैं ओविडक्ट, ओविडक्ट। एंड लास्ट इज यूटिरस, यूटिरस। तो 3 पार्ट हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, ओवरी, ओविडक्ट एंड यूटिरस। ओवरी, ओविडक्ट एंड यूटिरस। द ओवरी का काम क्या है, जैसे यहाँ पर टेस्टिस ने प्रोड्यूस किए स्पर्म, वैसे ही ओवरी प्रोड्यूस करेगी फीमेल गैमीट। फीमेल गैमीट, ठीक है। और फीमेल गैमीट को हम ओव्यूम या ओवा भी कहते हैं। ओव्यूम कहते हैं सिंगल को, अगर बहुत ज़्यादा है तो ओवा। कई जगह बुक में एग भी लिखा होता है, तो ये सब एक ही चीज़ है। फीमेल गैमीट कह लो, ओव्यूम कह लो, ओवा कह लो, एग कह लो, ये सब एक ही है। सो ओवरी से प्रोड्यूस होते हैं फीमेल गैमीट, आ जाते हैं फिर वो ओविडक्ट में पहुंच जाते हैं, ये called ova, female gametes called ova. In human beings, a single matured egg is released into the oviduct by one of the ovaries every month. हर महीने ओवरी से एक एग, यानी कि एक फीमेल गैमीट, यानी कि एक ओव्यूम रिलीज होता है, ठीक है। जैसे इस महीने इस ओवरी से एक ओव्यूम रिलीज हुआ, तो अगले महीने इस ओवरी से एक एग सेल रिलीज होगी। और एग ओव्यूम भी स्पर्म की तरह एक सिंगल सेल है, सिंगल सेल है, बीच में न्यूक्लियस होता है। नेक्स्ट, अब फीमेल गैमीट और मेल गैमीट तो रिलीज हो गए, अब नेक्स्ट प्रोसेस है फर्टिलाइजेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं निषेचन। और ये जो आपको बताया एग जिसको कहते हैं, उसको हिंदी में कहते हैं अंडाणु, ठीक है। और इसको कहते हैं अंडाशय, हिंदी में ओवरी को कहते हैं, अच्छा मैंने आपको नाम नहीं बताया हिंदी में, अंडाशय। ओविडक्ट को कहते हैं अंडवाहिका, और यूटिरस को कहते हैं गर्भाशय। तो ये मादा जनन अंग हैं सभी। उसी तरह पेनिस को कहते हैं शिशन, और स्पर्म डक्ट को कहते हैं शुक्रवाहिका, ठीक है। और ये तो आपको बता ही दिया वृषण। तो अब निषेचन होगा, यानी कि फर्टिलाइजेशन होगी, यानी कि मेल गैमीट जो यहाँ पे बन रहा है, मेल गैमीट यहाँ पे बन रहा है, फीमेल गैमीट यहाँ है, ठीक है। एग जो है वो यहाँ आ गया रिलीज होके, और यहाँ से बना मेल गैमीट।
अब जो स्पर्म यहाँ पे है उसने यहाँ तक पहुँचना है, मेल से फीमेल के अंदर पहुँचना है। तो कैसे पहुँचेगा? तभी तो फर्टिलाइजेशन होगी, तभी बच्चा बनना स्टार्ट होगा। तो क्या होगा कि जो टेस्टिस से स्पर्म्स निकलेंगे वो स्पर्म्स डक्ट से होते हुए पेनिस में आ जाएंगे। ठीक है, अब पेनिस के थ्रू वो एंटर कर जाएंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, यानी कि यूट्रस में। पेनिस के थ्रू, पेनिस को इसमें एंटर करेंगे और पेनिस के थ्रू मेल गैमीट पहुंच गया यहाँ से आगे चला और ये पहुंच गया स्पर्म। ये था एग जो रिलीज हुआ ओवरी से, और ये मेल ने भेजा स्पर्म। ठीक है, अब एग और स्पर्म इकट्ठे हो गए कहाँ? ओविडक्ट में। तो यहाँ पर वो फर्टिलाइज हो जाएंगे, फ्यूज हो जाएंगे, एक बन जाएंगे। तो इसको कहते हैं फर्टिलाइजेशन। जब एग और स्पर्म, ओव्यूम भी आप इसको बोल सकते हो एग की जगह, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट भी बोल सकते हो। तो व्हेन मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म जाइगोट, और इनके फ्यूज होने पर जो स्ट्रक्चर यहाँ पे बन जाएगी उसको हम कहेंगे जाइगोट, यानी कि युग्मनज। तो इस प्रोसेस को कहते हैं फर्टिलाइजेशन। व्हेन मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म जाइगोट, द प्रोसेस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। ये देखिए यहाँ पे फर्टिलाइजेशन बताई है। ये एग सेल है, यानी कि फीमेल गैमीट बड़ा होता है, ओव्यूम है। ये स्पर्म्स आए, बहुत सारे स्पर्म्स निकलते हैं, ये नहीं कि मेल एक ही स्पर्म रिलीज करता है, बहुत सारे स्पर्म्स रिलीज करता है। और कोई एक स्पर्म्स एंटर कर जाता है, सारे नहीं कर पाते, कुछ स्पर्म एंटर कर जाते हैं। जब वो एंटर कर जाएगा तो स्पर्म का न्यूक्लियस और ओव्यूम का न्यूक्लियस आपस में ऐसे फ्यूज हो जाएंगे। ये देखो, ये दोनों फ्यूज हो रहे हैं ना, इकट्ठे हो गए, फ्यूजिंग न्यूक्लियाई। और फ्यूज होके जो स्ट्रक्चर बनेगी यहाँ पर, इसको कहेंगे, इस पूरी स्ट्रक्चर को कहेंगे जाइगोट, यानी कि हिंदी में कहेंगे युग्मनज। और जब ये फ्यूज हो रहे हैं तो इस प्रोसेस को कहते हैं फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है जाइगोट, और जाइगोट फिर बड़ा होता जाता है, डेवलपमेंट होती जाती है, और इसी से फिर बच्चा बन जाता है। ठीक है, बेबी बन जाता है। तो ये फर्टिलाइजेशन, द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इज द फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओव्यूम। व्हेन स्पर्म्स कम इन कांटेक्ट विद एन एग, जब स्पर्म एग के कांटेक्ट में आते हैं, वन ऑफ द स्पर्म में फ्यूज विद एग, कोई एक स्पर्म जो है वो एग के साथ फ्यूज कर जाता है। ओके, सच फ्यूजन ऑफ एग एंड स्पर्म इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ से आपको आंसर मिल जाता है कि व्हाट इज फर्टिलाइजेशन। तो फ्यूजन ऑफ एग एंड स्पर्म इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। यहाँ से फ्यूजन ऑफ एग एंड स्पर्म इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। नर युग्मक और मादा युग्मक के मिलन को निषेचन कहते हैं, निषेचन कहते हैं। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन द न्यूक्लियाई ऑफ स्पर्म एंड एग फ्यूज टू फॉर्म अ सिंगल न्यूक्लियस, बन जाता है दो न्यूक्लियस से, एंड दिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड एग और जाइगोट, और इसके कारण जाइगोट बन जाता है, युग्मनज बन जाता है। Did you know that the zygote is the beginning of new individual? जाइगोट से ही नए इंडिविजुअल बनने की शुरुआत होती है। The process of fertilization is the meeting of egg cell from the mother and sperm cell from the father. So the new individual inherits some characteristics from the mother and some from the father. क्योंकि स्पर्म्स आए फादर से, ठीक है, और एग था मदर का। तो जो जाइगोट बना उसमें एक न्यूक्लियस मेल का है और एक न्यूक्लियस फीमेल का है, इसलिए उसमें दोनों के करैक्टर होंगे। इसलिए जब बच्चा पैदा होता है तो उसमें माँ और पिता दोनों के गुण होते हैं, क्योंकि वो दोनों के न्यूक्लियाई से फ्यूज होके बना है। तो कुछ करैक्टर्स उसमें माँ के होते हैं और कुछ पिता के,
Look at your brother or sister, see if you can recognize some characters in them similar to those of your mother और your father. आप अपने भाई बहन में देख सकते हो ऐसे कई करेक्टर्स जो आपके मदर या फादर से इनहेरिट हुए हैं. Fertilization which take place inside the female body is called internal fertilization. Very important. ये जो फर्टिलाइजेशन हुई अभी मैंने आपको बताया कि स्पर्म और एग आपस में मिलकर जाइगोट बना रहे हैं. ये फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कहाँ हुआ? ये हुआ फीमेल के अंदर जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें जो ओविडक्ट है, ये वाला स्ट्रक्चर, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है. ठीक है, यहाँ से ओवरी से एग रिलीज हुआ, यहाँ पहुंचा ओविडक्ट में, और यहाँ से स्पर्म आया, वो यहाँ पे पहुंचा ओविडक्ट में. तो स्पर्म और एग कहाँ पे फ्यूज हो रहे हैं? ओविडक्ट में. सो व्हाट इज द प्लेस ऑफ फर्टिलाइजेशन? ओविडक्ट. ठीक है, तो माँ के शरीर के अंदर हो रही है फर्टिलाइजेशन, तो ऐसी फर्टिलाइजेशन को कहते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन. तो ह्यूमन बीइंग्स में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है. हिंदी में इसको कहते हैं आंतरिक निषेचन. आंतरिक मतलब अंदर, शरीर के अंदर हो रहा है सब कुछ, शरीर के अंदर फर्टिलाइजेशन हो रही है, निषेचन हो रहा है, इसलिए इसको कहते हैं आंतरिक निषेचन. तो ह्यूमन बीइंग्स में कौन सी फर्टिलाइजेशन होती है? इंटरनल. Internal fertilization occurs in many animals including humans, cows, dogs, hen. Cows और dogs में भी internal fertilization ही होती है. लेकिन कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जिनमें फर्टिलाइजेशन बाहर होती है, बॉडी के बाहर. जो एग और स्पर्म है वो बाहर फ्यूज करते हैं, बॉडी के अंदर नहीं. तो वो कौन से है? मेंढक, फ्रॉग. ठीक है, ड्यूरिंग स्प्रिंग और रेनी सीजन फ्रॉग्स एंड टोड्स मूव टू पॉन्ड्स एंड स्लो फ्लोइंग स्ट्रीम्स. तालाब में अगर आपने देखा हो कभी पॉन्ड्स में, तो आपको एक जेली की तरह ऐसे एग्स दिखे होंगे, अगर किसी ने देखे हो ध्यान से, जेली की तरह बहुत ही सॉफ्ट एग होते हैं. तो जो फीमेल फ्रॉग होती है वो क्या करती है कि वो जो उसके एग्स हैं, जो ओव्यूम है, उनको बॉडी से बाहर रिलीज कर देती है पानी में. ठीक है, पानी में रिलीज कर देती है. और जो फिर मेल फ्रॉग है वो क्या करता है? वो स्पर्म्स रिलीज कर देता है पानी में उन एग्स के ऊपर. तो वो स्पर्म और एग फिर फर्टिलाइज कर जाते हैं और जाइगोट बन जाता है. तो पानी में ही फर्टिलाइजेशन हो रही है, बॉडी के बाहर ही फर्टिलाइजेशन हो रही है. इस टाइप की फर्टिलाइजेशन को हम कहते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, और हिंदी में कहते हैं बाह्य निषेचन. नाम से पता चल रहा है, बाह्य मतलब बाहर हो रही है, बॉडी के बाहर जब हो रही है. ठीक है, तो ये देखो और इनके एग्स बिल्कुल सॉफ्ट होते हैं, जेली की तरह होते हैं, बाहर कोई शेल नहीं होती, कोई कवरिंग नहीं होती, तो इजीली फर्टिलाइज हो जाते हैं. एज द एग्स आर लेड द मेल डिपॉजिट्स स्पर्म्स ओवर देम. जैसे ही एग्स रिलीज होते हैं, मेल अपने स्पर्म्स उनके ऊपर डिपॉजिट कर देता है. ईच स्पर्म स्विम्स randomly in water with the help of long tail. The sperms come in contact with the eggs. This result in fertilization. This type of fertilization, यहाँ से अंडरलाइन कर लो, in which the fusion of male and female gamete take place outside the body of the female is called external fertilization, जिसमें बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन हो रही है. अदर एग्जाम्पल आर फिश. फिश में भी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है, स्टार फिश में भी. ठीक है, तो ये थी इंटरनल और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. अच्छा, एक यहाँ पे दिया हुआ है, हैव यू हर्ड ऑफ टेस्ट ट्यूब बेबी? आपने सुना होगा टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में. क्या होती है टेस्ट ट्यूब बेबी? कई बार कुछ वुमेन जो आर अनेबल टू बियर बेबीज, ठीक है, जो संतान उत्पन्न नहीं कर सकती किसी कारणवश,
हो सकता है कि वो एग जो है रिलीज कर रही है, लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रही है, किसी कारण से स्पर्म के साथ फर्टिलाइज नहीं हो पा रहा है, तो जाइगोट नहीं बनेगा। जाइगोट नहीं बनेगा तो वो बेबी में डेवलप नहीं होगा। तो उस केसेस में डॉक्टर क्या करते हैं, फीमेल की बॉडी से एग निकाल लेते हैं। ठीक है, जब एग रिलीज होता है, ओवरी जो है वो एग रिलीज करती है, उसी टाइम फ्रेश एग को डॉक्टर बाहर निकाल लेते हैं बॉडी से, और स्पर्म्स भी ले लेते हैं मेल की बॉडी से। ठीक है, और फिर उनको कुछ घंटों के लिए बाहर ऐसे मीडियम में रखते हैं ताकि वो डिस्ट्रॉय ना हो, उनको न्यूट्रिशन भी मिलता रहे, और उनको बाहर फर्टिलाइज करवाते हैं बॉडी के बाहर। ठीक है, ये देखो, doctors collect a freshly released egg and sperms and keep them together for a few hours for IVF, यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। यहाँ से भी एक नंबर का क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज IVF? इन, आई से बना इन, वी से बना विट्रो, एफ से बना फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मीन्स फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी, बॉडी के बाहर करवा रहे हैं। In case fertilization occurs, the zygote is allowed to develop for about a week and then it is placed in the mother's uterus. बाहर फर्टिलाइजेशन करवाएंगे, जाइगोट बन जाएगा, कुछ हफ्तों के लिए उसको डेवलप करेंगे, लगभग 1 हफ्ते के लिए बाहर ही उसको डेवलप करेंगे, फिर इसको माँ के यूटरस में प्लेस कर देंगे दोबारा। ठीक है, सिर्फ फर्टिलाइजेशन बाहर करवाई, फिर उसको माँ के यूटरस में फिर से प्लेस कर दिया। यहाँ ये यूटरस है, यहाँ पे उसको प्लेस कर दिया। अब नेक्स्ट जो डेवलपमेंट है बच्चे की, वो माँ के शरीर के अंदर ही होगी। ठीक है, 9 महीने तक बच्चा अंदर ही डेवलप करेगा। सिर्फ फर्टिलाइजेशन बाहर करवाई गई क्योंकि अंदर हो नहीं रही थी किसी कारणवश। तो ऐसी बेबीज जब डेवलप होती हैं, जब बॉर्न होती हैं, तो उनको कहते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी, पर्क नली शिशु। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।